गुड इवनिंग गाइस। तो नॉर्सेट एग्ज़ाम हो गया है, सो लेट अस सी व्हाट यू डिड इन एग्ज़ाम। आपने एग्ज़ाम में क्या किया है आज उसको देखते हैं। खुशी इस बात की है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर टॉट यू इन द क्लास इन द लेक्चर, सारे के सारे वहीं से उठ के आए हैं। सो लेट अस सी कि क्या क्या हुआ है एग्ज़ाम में। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि दिस वाज अ क्लीन स्वीप मीन्स, अभी दिखाता हूँ। सो व्हाट आर द क्वेश्चन, दीज आर मेमोरी बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन। हो सकता है कुछ ऑप्शन इधर उधर हो, तो मैंने ऑप्शन ज़्यादा रखे भी नहीं है। सो लेट अस सी योर रिस्पॉन्स। हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे उठ के आए हैं, इजी थे टफ थे। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, नॉन बिलस वॉमिटिंग। नॉन बिलस मीन्स बिना बाइल के वॉमिटिंग हो रही है। सो यू कैन सी द स्क्रीन, ये मैंने आपको बताया भी था। वी हैव अ कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, CHPS। और CHPS में जो वॉमिटिंग होती है उसको बोलते हैं नॉन बिलस एंड प्रोजेक्टाइल। ये सेम स्टेटमेंट जो मैंने आपको लेक्चर्स में वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बताया था, वो यहाँ से उठ के आया। तो नॉन बिलस वॉमिटिंग इज सीन वेयर इन कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। वो एक क्वेश्चन ठीक हो गया। ओके, फिर एक बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछ गया था कि नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम, सो इट इज 3.525। सो मैंने आपको बोला था एग्जाम से पहले फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, CVS, CNS पढ़ने हैं, 3 टॉपिक। और अगर आपको मैं पेपर दिखाऊं तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में है। सो नॉर्मल रेंज ऑफ पोटेशियम इज 3.5 to 5। कुछ बुक्स में 5.5 भी लिखा होता है, बट आपको याद करना है 3.5 to 5। दिस इज नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम एसिड बेस डिसऑर्डर। सो लाइक आई गॉट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स, अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे थे, बट इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ABG। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ABG एनालिसिस related to metabolic acidosis। तो मैंने आपको बताया था pH and PCO2 they move in same direction, disorder is metabolic, they move in opposite direction, disorder is respiratory। फिर आपको pH देखना है। So this was an easy question that came in your exam from ABG analysis। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा indirect क्वेश्चन था। So if I say what was the indirectness in this question, carbidopa is anti-Parkinson drug। लेवाडोपा, कार्बिडोपा, मैंने बताया था ऑल एंटी पार्किंसन ड्रग cause psychosis, they can cause psychosis, and all antipsychotic drug can cause Parkinsonism। ये देख सकते हो आप लाइन, जो मैंने यहाँ लिखी थी, all typical antipsychotic can cause Parkinson and all anti-Parkinson can cause psychosis। सो आपसे क्वेश्चन को इंडायरेक्टली पूछ लिया, कार्बिडोपा का साइड इफेक्ट बताओ। तो कार्बिडोपा क्या है? कार्बिडोपा इज एंटी पार्किंसन ड्रग। सो कार्बिडोपा इज एंटी पार्किंसन ड्रग, क्या कराएगा? इट विल कॉज साइकोसिस। मजा आ रहा है? आई होप आई गॉट मेनी मैसेजेस फ्रॉम यू कि पेपर बहुत अच्छा है, मजा आया सर पेपर में, लाइक 140-150 क्वेश्चन वेयर स्ट्रेट अवे फ्रॉम द नोट। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग रैंक 1 विल बी सम ऑफ यू। आप में से किसी ना किसी की बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। ओके, फिर ये ECG क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो, ब्रॉड QRS। सो QRS इज ब्रॉड, राइट? QRS इज ब्रॉड, देयर इज अनआइडेंटिफाइबल QRS कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? सो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज योर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो एक ECG आया था, दैट इज सजेस्टिव ऑफ योर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। ओके, इफ आई से लेट मी नंबर दिस क्वेश्चंस, एक एक करके मैं अगर यहाँ नंबरिंग डाल दूँ तो फर्स्ट इज नॉन बिलस वॉमिटिंग इज सीन इन कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम 3.5 to 5। थर्ड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू ABG एनालिसिस, साइड इफेक्ट ऑफ कार्बिडोपा, सो सारे पार्किंसन के ड्रग क्या करेंगे? दे विल कॉज साइकोसिस। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं कि 4 के 4 सही हो गए अभी तक। तो दिस इज एन ECG, द ECG क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन एग्जाम दैट इज रिलेटेड टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। मैंने बताया था आपको QRS देखना है। QRS अगर ब्रॉड है, इट इज एन वेंट्रिकुलर पैथोलॉजी। QRS नैरो है, इट इज एट्रियल और सुप्रा वेंट्रिकुलर पैथोलॉजी। ओके, फिर आगे देखते हैं, साइकिल ऑफ डीप ब्रीथिंग और ग्रेजुअल अल्टरनेशन इन ब्रीथिंग पैटर्न। ग्रेजुअल अल्टरनेशन इन ब्रीथिंग पैटर्न, यहाँ देखो, यहाँ पर पढ़ो इसको, ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज मीन्स ग्रेजुअल अल्टरनेशन, इसको बोलते हैं चेंज स्ट्रोक्स ब्रीथिंग।
This is called your Cheyne-Stokes breathing. तो ये भी हमने पढ़ा था. So cycles of deep breathing pattern with gradual alternation. This is seen where in Cheyne-Stokes breathing. Okay, so this was again an indirect question. Question पूछ लिया था कि ion absorption will not occur with. और सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बोलूँ कि आयन का अब्जॉर्प्शन किससे नहीं होता है, सो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी थी कि एसिडिक पीएच, हीम आयन रिड्यूसिंग एजेंट, विटामिन सी, इनसे आयन का अब्जॉर्प्शन बढ़ता है. अल्कलाइन पीएच, फाइटेट, टैनेट, ऑक्सिलेट, इनसे अब्जॉर्प्शन कम होता है. तो मैंने वहाँ पर एक बॉक्स बनाया था. इफ यू रिमेंबर दिस, व्हाट आई टोल्ड यू इज आयरन टैबलेट शुड बी टेकन विथ लाइम वाटर. लाइम वाटर विल हैव विटामिन सी और एम्प्टी स्टमक, बट इट शुड नेवर बी टेकन विथ मिल्क. दूध के साथ नहीं लेनी, बिकॉज मिल्क विल डिक्रीज आयन अब्जॉर्प्शन. तो आपके पेपर में दूध की जगह दही पूछ ली थी. द क्वेश्चन वॉज आयन अब्जॉर्प्शन विल नॉट अकर विथ, आंसर इज कर्ड. तो कर्ड इज अ मिल्क प्रोडक्ट, रिमेंबर. तो दही, दूध, दही, लस्सी, रबड़ी, दूध के प्रोडक्ट के साथ आपको आयन की टैबलेट नहीं लेनी, बिकॉज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट दे विल डिक्रीज आयन अब्जॉर्प्शन. सात सही हो गए. वेरी गुड. आगे चलते हैं. नंबर 8, overlap question in gynecology, overlap with oncology. Risk factor for cervical cancer, so you can clearly see cervical cancer can occur because of human papilloma virus infection, HPV infection. So HPV is a risk factor, human papilloma virus. Serotype अगर मैं आपको बोलूँ तो serotype 16 and 18 these are common, right? 16 and 18 they are related to cervix cancer. 6 and 11 they are causing what? Okay, now next to question number 9. This was a question which I am getting a partial hint from students. कुछ लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं, इसका अलग अलग ऑप्शन बता रहे हैं. तो क्वेश्चन was patient with hypertension which medication should be avoided. अब कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. क्वेश्चन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, लेकिन मुझे ऑप्शन के हिसाब से लग नहीं रहा वो. अंडरस्टैंड दिस. अगर आपको हाइपरटेंशन है, सो विच मेडिकेशन यू शुड बी अवॉइडिंग, और आपको कम से कम लेनी चाहिए. सो फर्स्ट इज योर एनसेड्स, बिकॉज एनसेड्स कैन इंक्रीज बीपी. सेकेंड वॉज योर drug, these are your steroids. Then remember OCPs, oral contraceptive pills. So this was the answer in exam. Oral contraceptive pills को आप, अगर आपको बीपी की बीमारी है तो आपको बहुत cautiously लेनी चाहिए, because OCPs will increase the risk of thromboembolic episodes. तो OCPs was answer in your question paper. ये दोनों ऑप्शन में नहीं थे. So remember OCP should be taken with proper precaution. So, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको OCP एकदम सोच समझ के लेनी चाहिए. Okay, then there was a question on Montauk's test in HIV. So Montauk's test in HIV. So Montauk's test basically क्या होता है, मैंने आपको बताया था 0.1 ml या 5 tuberculin unit हम इंट्राडर्मली इंसर्ट करते हैं. then we see the induration, right? then we see the induration. So induration का साइज मैटर करता है. So understand this. If I say normally less than 5 mm is considered normal. Those who are medical professional, जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए 10 mm तक को भी हम नॉर्मल मान लेते हैं, राइट? सो इट इज़ नॉट अ रिलायबल टेस्ट, बिकॉज कई बार कई लोगों में फॉल्स पॉजिटिव हो जाता है. फॉर एग्जांपल HIV के पेशेंट के अंदर जनरली आप देखोगे इंडोशन का साइज 5 mm से तो बड़ा ही रहेगा, राइट? सो HIV में ये यूजुअली 5, 7, 10 mm से बड़ा आता है. हम इसको सिग्निफिकेंट कब बोलते हैं, जब ये 15 mm से ज़्यादा होता है HIV के पेशेंट के अंदर. सो फॉल्स पॉजिटिव एलिवेशन ऑफ Montauk's टेस्ट कैन बी सीन इन HIV. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. अगले सवाल पे चलते हैं. रिफाम्पिसिन. रिफाम्पिसिन आपको पता है दिस इज फर्स्ट लाइन ATT, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रिफाम्पिसिन. रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? दिस विल कॉज ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन. इनफैक्ट बॉडी के सारे सीक्रेशन कैसे हो जाते हैं? ऑरेंज. सो जस्ट आई एम हाईलाइटिंग दिस थिंग. इट विल कॉज ऑरेंज डिस्कलरेशन. और क्या होता है इससे? फ्लू लाइक सिम्टम. 10 के 10 सही हो गए. वेरी गुड. ऐसे ही करना है बस. आई नो योर रिजल्ट. You have delivered your best and we have delivered the best to you. So orange discoloration of urine seen with rifampicin. Clear cut question, straightforward. Am I clear? Okay, so this was a question. Long term antibiotic use can cause. देखो antibiotic अगर लंबे टाइम से चलेगी तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक, जैसे कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, राइट, या क्लिंडामाइसिन या ओरल एमॉक्सिसिलिन,
ऑगमेंटेड नाम से जो आती है, इफ़ यू अगर आप लंबे टाइम से देखोगे तो नॉर्मल फ्लोरा लॉस हो जाता है। अगर नॉर्मल फ्लोरा का लॉस हो जाएगा, देयर विल बी लॉस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। सोचे बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा मीन्स नॉर्मल फ्लोरा खत्म हो गया तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को इनडाइजेशन वाले सिम्टम आएंगे, सो देयर विल बी डायरिया। पेशेंट को डायरिया होगा, हो सकता है वॉमिटिंग हो, कोलाइटिस वाले फीचर आएंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। देयर कैन बी एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, इसको हम बोलते हैं सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है कि लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज करने से क्या हो सकता है, आंसर वाज सिंपल, इट कैन लीड टू डायरिया। सो डायरिया क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा जो आपके बॉडी के अंदर होना चाहिए, राइट, जैसे बिफिडोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, दीज आर नॉर्मल फ्लोरा। सो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम मेकिंग यू काउंट हाउ इंपॉर्टेंट इज एमएसएन मेडिसिन। अ पेशेंट ऑफ आरटीए। अब आरटीए क्या है यहाँ पर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो देखो इसके हिंट पढ़ते हैं। विथ हेड इंजरी, आरटीए हुआ, सर में चोट लगी, हॉस्पिटल आया, आपने जीसीएस स्कोर देखा, मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ है आपको जीसीएस याद करने का, आई होप मेनी ऑफ यू आर रिमेंबरिंग। पेशेंट का स्कोर 9 आया है, तो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द स्कोर, स्कोर की नॉर्मल रेंज क्या है। तो मैंने बताया था ईवीएम मीन्स आई वर्बल मोटर 456। सो रिमेंबर ईवीएम 456, अगर आप इसको ऐड करोगे 456 टोटल ऐड करोगे 15। तो नॉर्मल रेंज इसमें 0 नहीं होता, मिनिमम स्कोर हम देते हैं 1, मैक्सिमम फॉर आइस इज 4, फॉर वर्बल इज 5, फॉर मोटर इज 6। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में मैंने यहाँ क्यू क्यू लगा भी रखा हुआ है कि आ सकता है, और ये पेपर में आ गया, राइट। मैंने यहाँ पर क्यू लगा भी रखा है, मैंने बताया भी था इन वीडियो लेक्चर्स दैट दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, और ये पेपर में अनफॉर्चुनेटली आ गया। सो अंडरस्टैंड दिस। सो मिनिमम इसको इफ आई से नॉर्मल रेंज ऑफ दिस इज मिनिमम इज 3, so 3 to 15. So answer will be 15 and 3. Glass glue comma scale. Okay, so just I am making a prediction. अगले बार के नॉर्सेट में they'll ask you in detail of GCS. So आपको I know many of you are knowing this, आपको पता है GCS कैसे निकालना है। तो अगली बार वो क्लिनिकल केस देंगे कि ट्रॉमा हो गया, आई आंखें नहीं खोल रहा है, आपको जीसीएस कैलकुलेट करना है। सो जीसीएस इज ऑलवेज वन एमसीक्यू इन एग्जाम, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कैसा भी एग्जाम, मेडिकल रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड, जीसीएस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। सो मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन होती है, इसको हम बोलते हैं एसएसपीई, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एंसेफेलाइटिस। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एंसेफेलाइटिस, दिस इज मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डीमाइलिनेशन हो जाता है, ग्रे और वाइट मैटर दोनों के अंदर आपका माइलिन का लॉस हो जाता है, और पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट वाले सिम्टम आते हैं, इसको हम बोलते हैं एसएसपी। सो रिमेंबर एसएसपी इज अ डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। ये मैंने आपको बताया था न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, डीमाइलिनेशन डिजीज के अंदर। ओके, बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का नंबर अगर कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनीमिया। सो दीज आर लॉलीपॉप क्वेश्चन दैट दे आस्क इन एग्जाम। ये लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, ये आपके अलावा सबके सही हुए हैं। दीज आर नॉट रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन। व्हाट आर रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन, लेट्स सी। दिस इज रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन दैट दे आस्क इन एग्जाम। विच एंटी एपिलेप्टिक इज गिवन बाय इंट्रानेजल रूट। इसको समझते हैं एक बार। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देने के तरीके क्या हो सकते हैं, इसको समझो। वी कैन गिव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आईवी, पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक है, उसको आईवी दे दो। वी कैन गिव बाय ओरल रूट। डाइजिपाम को हम रेक्टली दे सकते हैं, लेकिन मैंने लेक्चर में आपको एक नई चीज़ बताई थी कि हमारे पास एक दवाई है फेब्राइल सीजन में जब हम यूज़ करते हैं, मिडाजोलाम। अगर रेक्टल नहीं दे सकते तो हम उसको इंट्रानेजल दे सकते हैं। दिस इज योर रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन, और ये सिर्फ नर्सिंग नेक्स्ट लाइव वालों ने सही किया है। सो वी कैन यूज़ मिडाजोलाम। मिडाजोलाम इज अवेलेबल इन स्प्रे फॉर्म और नेजल ड्रॉप फॉर्म, दोनों में आता है। तो जरूरी नहीं है कि स्प्रे फॉर्म में आपको देना है, वी कैन यूज इन ड्रॉप फॉर्म। सो मिडाजोलाम इज अवेलेबल, इट इज एन एंटीएपिलेप्टिक विच वी कैन यूज बाय इंट्रानेजल रूट।
ओके, अब ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ इंट्रानेजली देना है, मिडाजोलम का आईवी इंजेक्शन भी आता है, राइट। सो मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे, उनमें लोग बता रहे हैं कि इसको सिर्फ नेजली देते हैं, ऐसा नहीं है, इसका आईवी इंजेक्शन भी आता है, मैंने दे रखा है। वी हैव गिवन अ लॉट, सो अंडरस्टैंड दिस, मिडाजोलम इज अवेलेबल बोथ आईवी एज वेल एज इंट्रानेसल। सो क्वेश्चन आपके पेपर में इंसर्ट क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस इन चिल्ड्रन, ओके, ये मेडिसिन के क्वेश्चन को थोड़ा सा पीडियाट्रिक्स जैसा बना दिया, बट रिमेंबर मैंने बताया था ड्यूरिंग द डिस्कशन कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस इज इकोलाई। तो देखो हाईलाइट वाली चीज़ आ रही है, और क्या चाहिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई सिस्टाइटिस पाइलोनेफ्राइटिस, बच्चा हो बड़ा हो इन इंडिया, इट इज इकोलाई, इट इज इकोलाई फॉलोड बाय क्लेप्सियला एंड प्रोटियस। इसके अलावा क्लेप्सियला प्रोटियस भी कराते हैं, बट मोस्ट कॉमन कॉज इज इकोलाई। क्लियर? कुछ मुस्कुरा रहे हैं वीडियो देखते देखते, सोच रहे हैं हमारे तो 16 के 16 सही हो गए, रैंक पक्की है, तो मिठाई डब्बा लेके आ जाना भाई, आई एम वेटिंग। नॉर्मल यूरिन आउटपुट, बेसिक क्वेश्चन, बच्चों वाला सवाल, इजी क्वेश्चन। तो यहाँ देखो, अगर आपको नहीं पता, ये मैंने नहीं बताया लेकिन आप लॉजिक लगा सकते हैं। पॉलीयूरिया 3 लीटर से ज़्यादा, 400 ml से कम ओलिगोयूरिया, इसके बीच की वैल्यू रख दो आप। तो बीच की वैल्यू अगर हम रख देते हैं 800 ml टू 2000 ml, 800 ml से 2 लीटर के आसपास लगे थे नॉर्मल यूरिन आउटपुट। देखो इसको लॉजिकली सॉल्व करना है आपको, तो मैंने भी अपने वीडियो देखे नहीं है, मैंने बताया नहीं बताया, इसको समझो। यहाँ पे पॉलीयूरिया 3 से ज़्यादा, ओलिगोयूरिया 400 से कम, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नॉर्मल कितना होगा, मतलब 400 से ज़्यादा होना चाहिए, और 3000 से कम, सो दिस इज योर 800 टू 2000 ml। इसको आप तो नॉर्मल इमेजिन कर सकते हो खुद को कि आज मैं कितनी बार वॉशरूम गया, कितना मैंने एक्सक्रीट किया होगा। दैट इज लॉजिकल क्वेश्चन, इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, जस्ट यूज योर लॉजिक। ओके, कॉज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अगर मैं आपसे बोलूं विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस, यू कैन क्लियरली सी, नो सीएनएस features in a patient with B9 means folate deficiency but it can cause, बॉक्स में लिखा हुआ है। सो अगली बार याद रखना, पेपर से पहले जो भी मैंने जहाँ भी क्यू लगाया है, जहाँ पर भी बॉक्स बनाया है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना। देखो सारे बॉक्स उठ के आए एग्जाम में, बट इट कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न, it can cause neural tube defect in newborn. So you can see if I say cause of neural tube defect, this is your B9 or folate deficiency. B9 और folate deficiency। कुछ लोगों को मज़ा आ गया, 18 के 18 सही हो गए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, लेट्स सी। ओके, एनाफाइलैक्टिक शॉक ट्रीटमेंट, ये मैंने वर्बली बताया था। सो व्हेनेवर यू सी अ पेशेंट विद एनाफाइलैक्सिस, रिएक्शन हो रही है, तो जनरली हम क्या करते हैं, वी ट्रीट दिस विथ एपिनेफ्रिन, राइट। हम एडीआर, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन देते हैं, राइट। इसको हम 1:1000 में डाइल्यूट करके देते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से। सो इट प्रेफर टू गिव इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन, और कई बार ये नहीं, एग्जाम में ये नहीं देते, इसको और क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एड्रेनलिन। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन एनाफिलैक्टिक शॉक, राइट। अगर सिर्फ रैश हो रही है तो आप एंटी हिस्टामाइन दे सकते हो, या डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, स्टेरॉइड दे सकते हो, लेकिन पेशेंट शॉक वर्ड मेंशन है, शॉक वर्ड मेंशन है मीन्स उसका बीपी पल्स नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसको आपको बढ़ाना है। सो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस विल बी एपिनेफ्रिन। यूनिवर्सल डोनर, क्वेश्चन नंबर 20। यूनिवर्सल डोनर, मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ, वाई आई एम स्माइलिंग, बिकॉज आई नो तुमने ये सही किया है। ये मैंने 2 बार बताया था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग एमसीक्यूज ऑफ हेमाटोलॉजी, तब भी बताया था यूनिवर्सल डोनर इज योर ओ नेगेटिव, राइट। इसके अलावा मैंने आपको नॉर्मल वीडियोस में भी बताया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, यूनिवर्सल डोनर विल बी योर ओ नेगेटिव। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। Which could be the possible cause of development of carpopedal spasm? देखो क्वेश्चन को, पेशेंट को क्या हो रहा है, carpopedal spasm, carpopedal spasm आफ्टर रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसको पहले सोचो, पहले इसको सोचो कि पेशेंट ने ब्लड लिया, ब्लड लेते ही क्या हो गया, कार्पोपिडल स्पाज्म। कार्पोपिडल स्पाज्म मैंने आपको बताया था हाइपोकैल्सीमिया में,
मैंने आपको बताया था कार्पोपेडल स्पाज्म कब मिलेगा, जब पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया होगा। सो व्हेन पेशेंट इज हैविंग हाइपोकैल्सीमिया तब क्या होगा, कार्पोपेडल स्पाज्म। हाइपोकैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम कम। कैल्शियम कम क्यों होता है ब्लड देने के बाद, तो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर क्या होता है, कार्पोपेडल स्पाज्म। इसको हम बोलते हैं ट्रॉसिस साइन, राइट। अब इसको आपको रिलेट करना है, ब्लड में ऐसा क्या होता है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, सिट्रेट होता है। ब्लड के अंदर सिट्रेट होता है, सिट्रेट कैल्शियम को पकड़ लेता है, कीलेट कर लेता है। तो जैसे आप बाहर से ब्लड लेते हो, जो बाहर का ब्लड आपने लिया है, उस ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए मैंने बताया था आपको कुछ हम यूज करते हैं, लाइक एसीडी, सीपीडी, सिट्रेट। सिट्रेट हम डालते हैं, सिट्रेट कैल्शियम को कीलेट कर लेगा। तो जैसे आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, जो ट्रांसफ्यूज ब्लड आया उसके अंदर क्या था, सिट्रेट। सिट्रेट ने कैल्शियम को पकड़ लिया, तो कैल्शियम की कमी हो गई, हाइपोकैल्सीमिया हो गया। हाइपोकैल्सीमिया से क्या हो गया, कार्पोपेडल स्पाज्म। तो क्वेश्चन सिंपल है, देखो मैंने यहाँ बताया हुआ है आपको, कार्पोपेडल स्पाज्म इज सीन वेयर इन हाइपोकैल्सीमिया। इसको बोलते हैं ट्रॉसी साइंस और ऑब्स्ट्रक्टेशन हैंड। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन, दो टॉपिक, इट्स अ गुड क्वेश्चन दैट दे गिव, अगेन अ रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन, हाइपोकैल्सीमिया। दो टॉपिक को ओवरलैप करके दे दिया आपको, हेमाटोलॉजी के साथ साथ दे हैव ओवरलैप दिस विद इलेक्ट्रोलाइट। सो अंडरस्टैंड दिस, सिट्रेट कीलेट कैल्शियम, कैल्शियम को बांध के रख लेगा, तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, दैट्स इट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 22। Which of the following is not a symptom of acute renal failure? So acute renal failure का क्या सिम्टम नहीं होता। तो देखो पेशेंट अगर renal failure के अंदर होगा तो आप देखोगे उसका सोडियम कम होगा। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, सोडियम तो कम होगा, इट इज नॉट द आंसर। अगर गुर्दे खराब है, किडनी खराब है, तो किडनी से एसिडिक चीज़ें नहीं निकल पा रही हैं, तो नहीं निकल पा रही तो एसिड जमा रहेगा बॉडी के अंदर, तो एसिडोसिस तो होगी, राइट। नॉट पूछा यहाँ पर, नॉट, एसिड बाहर नहीं जा पाएगा तो एसिडोसिस होगी। पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा, दैट्स द प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था हाइपरकैलेमिया अगर ठीक नहीं होता है उसके लिए हमको डायलिसिस करना पड़ता है। सो हाइपोकैलेमिया नहीं होता, हाइपरकैलेमिया होता है इसमें। तो देखो यहाँ पर इसको, सोडियम कम है तो आपको कैसे करेक्ट करना है, 3% सलाइन। पोटेशियम ज़्यादा है तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट इंसुलिन देना है। पीएच कम है तो आपको सोडा बाइकार्ब देना है। बीपी ठीक करना है, इस सबसे नहीं हुआ तो आपको डायलिसिस करना है। सो एकेआई के पेशेंट के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, आपको उस पोटेशियम को निकालना है, उसको कम करना है। कम पोटेशियम ऐसा नहीं मिलता। सो अगेन अ गुड क्वेश्चन, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, दिस वाज अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। करेक्ट मेथड, देखो इलेक्ट्रोलाइट से पेपर लोडेड आया था। लाइक कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे मैंने इलेक्ट्रोलाइट पे इतने बड़े बड़े वीडियोस क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाए थे। मुझे पता है दिस इज वन थिंग इन MSN विच वेयर स्टूडेंट मेक मिस्टेक। So if you see the app, there are around 5 videos on electrolyte imbalance only. आप बोलोगे बाकी जगह एक वीडियो में पूरा इलेक्ट्रोलाइट करा दिया है। अगर आप उन 5 वीडियो को एक बार देख लोगे, इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। So if I say correct method of potassium administration are all except, so इसको देखो पोटेशियम हम कैसे देते हैं, वी कैन गिव पोटेशियम ओरली। मैंने बताया था सिरप पॉट क्लोर नाम से आता है, ओरली दे दो आप, पानी के साथ, जूस के साथ, ऑरेंज जूस के साथ, पानी के साथ दे सकते हो ओरली। वी कैन गिव पोटेशियम IV, लेकिन IV हम कैसे देते हैं, स्लो इन्फ्यूजन, हम इन्फ्यूजन से दे सकते हैं। इज क्लियर। सो हम इसको यूज कर सकते हैं कहाँ पर, वी कैन यूज सेंट्रल वेन में दे सकते हैं, पेरिफेरल वेन में दे सकते हैं। तो कैसे नहीं देते इसको, और एक्सेप्ट पूछा तो रिमेंबर इट इज नेवर गिवन एज IV बोलस, इसको डायरेक्ट नहीं देते। पोटेशियम की थेरापेटिक रेंज 3.5 to 5, बहुत छोटी सी रेंज होती है। अगर आपने सीधे बोलस दे दिया, पेशेंट कैन हैव हाइपरकैलेमिया एंड ही और शी कैन डाई। सो इसको या तो डाइल्यूट करके दो, इन्फ्यूजन दे दो, या फिर आप डाइल्यूट करके देते हैं इसको। तो इट इज नेवर गिवन एज IV बोलस, स्ट्रेट अवे बोलस नहीं देते। सो यहाँ पर मैंने लिख रखा है वी कैन गिव ओरल पॉट क्लोर, राइट, वी कैन गिव IV वाया इन्फ्यूजन, राइट। इसको IV सीधे नहीं देना। ओके, देन देयर वाज अ मैच द फॉलोइंग। बड़े दिनों बाद ऐसे सवाल एग्जाम में आए जिसमें आपकी मल्टीपल नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं वो। सो बस अगर आपको 2-4 चीज़ें पता होती हैं तो मैच द फॉलोइंग ईजी हो जाता है। सो इफ आई से
अगर बात करूँ तो पहले बात करते हैं एडीज से क्या होता है। सो रिमेंबर एडीज कैन कॉज येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया। सो एडीज से क्या होता है, एडीज से डेंगू होता है और एडीज से चिकनगुनिया होता है। सो ये तो मैच हो गए दोनों। सो लेट मी डू द मैचिंग। एडीज हो गया क्लियर। उसके बाद बात करते हैं पॉक्स। पॉक्स क्या है, वेरिसेला जोस्टर, सबको पता है। सो पॉक्स इज वेरिसेला जोस्टर वायरस है। मलेरिया, मलेरिया फिलेरिया, मलेरिया फिलेरिया एनाफ्लिस, ये तो पता है। अब बच गया काला आजार। काला आजार इज बाय सैंड फ्लाई। सो एग्जाम में वेक्टर और पॉजिटिव एजेंट को मिक्स करके दे दिया था क्वेश्चन। सो इसको समझिए, दीज आर द मैच द फॉलोइंग दैट दे केम इन एग्जाम। जो आपको याद करनी है, मलेरिया किससे होता है, एनाफ्लिस। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो याद रखिए एडीज कैन कॉज येलो फीवर, एडीज कैन कॉज डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर। तो येलो फीवर तो था भी नहीं ऑप्शन। दिस इज अबाउट योर मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैंने बता रखा है लाइक वेरिसेला जोस्टर कैन कॉज चिकन पॉक्स। फिर मैंने यहाँ बता रखा है आपको चिकनगुनिया किससे होता है, चिकनगुनिया इज ड्यू टू एडीज, चिकनगुनिया इज ड्यू टू एडीज। ओके, ड्यूरिंग गैस्ट्रिक ब्लीडिंग पैटर्न ऑफ स्टूल इंक्लाइंट इज कॉल्ड एज। देखो जीआई ब्लीड हो रही है। अब जीआई ब्लीडिंग यहाँ पे पूछ लिया स्टूल के अंदर। सो स्टूल के अंदर दो फॉर्म होते हैं जीआई ब्लीड के, मैंने आपको बताया भी था। स्टूल के अंदर दो फॉर्म होते हैं जीआई ब्लीड के, एक को हम बोलते हैं मेलेना। मेलेना अगर ब्लीडिंग डिलेड होती है, ब्लैक टारी स्टूल आते हैं। अगर ब्लीडिंग डिलेड है, देयर इज ब्लैक टारी स्टूल, उसको बोलते हैं मेलेना। और अगर फ्रेश ब्लीड है, तो उसको बोलते हैं हेमाटोचेजिया। तो आपको हेमाटोचेजिया ऑप्शन में था ही नहीं, तो आंसर इज मेलेना, इट इज ब्लैक टारी स्टूल। सो दिस वाज द स्ट्रेट अवे क्वेश्चन केम इन योर एग्जाम। मेलेना इज ब्लैक टारी स्टूल। क्वेश्चन जो चाह रहे थे वो आ गया। मैं नंबरिंग कर दूं, थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। 24, 25, this will be question number 25. Now coming to 26, so let us see question number 26. डायबिटिक पेशेंट है, फास्टिंग इज मोर देन, फास्टिंग कितने से ऊपर होना चाहिए, सबको पता है इट शुड बी मोर देन 126, राइट, इट शुड बी मोर देन 126. सो सी यू कैन सी द क्वेश्चन हियर, फास्टिंग शुड बी मोर देन 126. पोस्ट पेंडल 200 से ज़्यादा होना चाहिए। HbA1c 6.5%। मैं ये फोटो क्यों लगाया साथ में मैंने, जिससे आपको दिखाने के लिए कि यू शुड व्हेन यू वॉच वीडियोस डू वॉच इट केयरफुली, ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठ कर आया, राइट। इट शुड बी मोर देन 126, है ना क्लियर। पोस्ट पेंडल शुड बी मोर देन 200. इफ आई से टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, आपका HbA1c शुड बी मोर देन 6.5%. रैंडम का अगर मैं आपको बोलूँ, रैंडम शुड ऑल्सो बी मोर देन 200, लेकिन इसके साथ साथ क्या जरूरी है, इसके साथ साथ आपके क्लासिकल सिम्टम्स होना जरूरी है। तो रैंडम विथ सिम्टम्स लाइक पॉलीयूरिया, राइट, पॉलीडिप्सिया, सिम्टम होना जरूरी है। डेंगू फीवर को डायग्नोस करने के टेस्ट क्या है, सो आपको याद करना है नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजन 1, इसको हम बोलते हैं NS1 एंटीजन, NS1 एंटीजन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. To diagnose dengue fever, what we can use non-structural antigen, और आजकल we can also diagnose this with the help of antibodies like IgM and IgG. So these are two tests available to diagnose dengue fever. Okay, अगर मैं आप बोलूँ बेड साइड टेस्ट, so ये तो दो टेस्ट हो गए, these are more specific टेस्ट. बेड साइड टेस्ट जो आपको याद करना है उसको हम बोलते हैं टॉर्निकेट टेस्ट. टॉर्निकेट टेस्ट मीन्स आप पेशेंट के बीपी कफ या टॉर्निकेट बांधोगे, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, रैश बन जाएगी. उस रैश को बोलते हैं आइलैंड ऑफ वाइट इन सी ऑफ रेड. आइलैंड ऑफ वाइट मीन्स रैश मीन्स यहाँ पर पटेचे आ जाएंगे. अगर आप यहाँ पर टॉर्निकेट बांध के या ग्लव्स बांध के रखोगे या बीपी कफ से इन्फ्लेट कर दोगे तो क्या होगा, पटेचियल रैश आ जाएगी. ECG इन हाइपोकैलेमिया, ECG इन हाइपोकैलेमिया, ध्यान से देखो यहाँ पर, पहले से मैंने अभी नहीं लगाया, दिस ऑलरेडी अ क्यू इज देयर, मैं अब लगा रहा हूँ. ECG in hypokalemia is U wave prominent, and I told this is an expected question, means this is a question came in exam. ECG in hypokalemia, what you will see, a prominent U waves. There will be U waves. अब U waves क्या होता है, U waves, suppose if I say this is P, we have QRS, then there is T, T के बाद एक और छोटी सी वेव आ गई, इसको बोलते हैं U.
राइट. तो फिर स्टार्ट से वापस क्या होगा, P Q R S T. So understand this, if I label this ECG in front of you, this will be your P Q R S T and this is your U. So U is a small positive wave after T wave. इस T के साथ में नहीं होती है, कुछ जगह ये बताया हुआ T के साथ में होती है, वो गलत बताया हुआ है. इट इज आफ्टर T, a small positive wave. ये वापस से आपकी P चालू हो गई, राइट. This is your U wave. You will see small positive wave after T wave. That is your U wave. So U wave is telling you about hypokalemia. Okay, if I say right-sided pneumothorax, site of needle insertion, site of needle, नहीं मैंने पेपर नहीं बनाया, trust me. It is fourth intercostal space anterior line. Sorry, this was not the question. ये नहीं आया था, क्वेश्चन में आया था. नीडल जो चेस्ट ट्यूब साइड है, नीडल ट्यूब की साइड क्या होती है, इट इज सेकंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन. दिस वाज द क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड इन एग्जाम. राइट साइड न्यूमोथोरैक्स, साइड ऑफ नीडल इंसर्शन, सेकंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड क्लेविकुलर लाइन. Mid clavicular line. Okay, let us see which type of anemia is microcytic hypochromic. So I hope you are remembering the Sheetal. S is not sickle cell, S is sideroblastic. S is sideroblastic, लेकिन आपके पेपर में जो पूछा था that was iron deficiency. So which type of anemia is microcytic hypochromic? Remember, this is iron deficiency anemia, that is microcytic hypochromic. मजा आ गया, 30 के 30 सही हो रहे हैं किसी के नहीं? हाउस द जोश? Okay, let us see next. Child with collapse. So like I have seen these type of questions in many of your apps. Collapse word mention कर दिए, right? Then they are asking injection ADR is given. ADR means adrenaline is given by which route? देखो जो मूवी में दिखाते हैं ना, इंजेक्शन सीधे हार्ट में लगा रहे हैं, वो मूवी में ही होता है. इज इट क्लियर? सीधे हार्ट में नहीं लगाते इंजेक्शन सीधे. कुछ लोग इसके आंसर में आई इंट्रामस्कुलर बोलते हैं. ये एनाफाइलैक्टिक शॉक की बात नहीं हो रही है, अभी कोलैप्स की बात हो रही है. आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अ बिगर स्टेटमेंट. नाउ इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट कोलैप्स. कोलैप्स में आपको यू शुड अप्लाई फार्माकोलॉजी. बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आईवी ड्रग इज 100%. सो आपको आईवी देना है. क्लियर? ये एलर्जी एनाफाइलैक्सिस नहीं है. इट इज अ बेबी, द चाइल्ड इज कोलैप्स. इन कोलैप्स केस व्हाट वी गिव IV route. IV route is the best route when you need sudden benefit. Clear? So IV route is best route. Okay, see this. Emergency patient is admitted with cardiac arrest. Patient को cardiac arrest हो गया. Which pulse you use? तो मैंने आपको बताया था पल्स आपकी कैसे हो सकते हैं, पेरिफेरल. तो जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ रेडियल पे पल्स को फील करते हैं. दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल पल्स. रेडियल कर ली, नहीं तो ब्रेकियल कर ली, नहीं तो फीमोरल कर ली. लेकिन पेशेंट जब इमरजेंसी में है तो दिस पल्स विल बी फीबल, ये पल्स थोड़ी वीक आएंगी. तो कौन सी पल्स करोगे आप? सो इमरजेंसी में पेशेंट है, मीन्स पेशेंट मे डाई वेरी नेक्स्ट मोमेंट. सो आप क्या करोगे? यू शुड चेक द मेन पल्स, सेंट्रल पल्स आपको चेक करनी, दैट इज कैरोटिड पल्स. इज क्लियर? तो पल्स रेट इमरजेंसी में अगर पेशेंट एडमिट है, राइट, सो विच फॉर कार्डियक अरेस्ट आपको देखना है, कार्डियक अरेस्ट में तो नहीं है, विच पल्स इज बेटर? कैरोटिड, सेंट्रल पल्स. क्लियर? सेंट्रल इज यूज्ड इन इमरजेंसी. ओके, सो दिस वाज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछा था कि पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी. सो लेट मी हाईलाइट दिस क्वेश्चन. सर्जिकल साइट पेन, सर्जिकल साइट में पेन और इरिथीमा है, मीन्स पेट में सर्जरी हुई और वहीं पर सर्जरी वाली जगह पे पेन है, इरिथीमा है. सो पेन है, इरिथीमा मीन्स रेडनेस है, राइट. अब दो इन्फ्लेमेशन के साइन हो गए. दिस इज टेलिंग यू मीन वहाँ पे क्या हो गया, पेशेंट को सर्जिकल साइट इन्फ्लेमेशन हो गई. So this is telling you patient is having surgical site inflammation. इसके ऑप्शन बाकी काफ़ी इजी दिए थे. तो दिस इज सर्जिकल साइट इन्फ्लेमेशन और वी कैन कॉल दिस सर्जिकल साइट इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन किससे होती है? जनरली किसी बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस से. सो इट इज ड्यू टू इन्फेक्शन. सिंपल आंसर वाज इन्फेक्शन. मैंने आपको बताया था पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, वार्मनेस, लॉस ऑफ फंक्शन, दीज आर मेन साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन. सो पेशेंट को इन्फ्लेमेशन के साइन हो रहे हैं. सो दिस इज अ सर्जरी ओवरलैप विथ पैथोलॉजी एंड मेडिसिन.
अच्छा क्वेश्चन था पेपर में, राइट। सो बेसिकली पेशेंट को क्या हो रहा है, सर्जिकल साइड इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसको हम बोलते हैं सर्जिकल इन्फ्लेमेशन और सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। ओके, इफ आई से रैपिड एंड वीक पल्स इज नोन एज, नाउ लुक दिस क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना, आपको इंग्लिश लगानी है। रैपिड और वीक वर्ड दिया है तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगी, लॉजिक ना। वीक दिया है तो वीक तो नहीं पूछेंगे, अगेन लॉजिक। बाउंडिंग का मतलब क्या होता है, फील हो रही है, तेज स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं बाउंडिंग। तो बच्चा क्या, थ्रेडी पल्स। मैंने ये आंसर बाकी ऑप्शन रूल आउट करके बना लिया। सो रैपिड एंड वीक पल्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रेडी पल्स। बाउंडिंग मीन्स जो फील होती है, ज्यादा बाउंड कर रही है, लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म में होती है बाउंडिंग पल्स। अब पेशेंट विद रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 36, 16 से 20 होता है नॉर्मल, राइट, डिपेंडिंग ऑन एज टू एज। सो अंडरस्टैंड दिस, इफ आई से नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज, इट वेरी फ्रॉम एज टू एज, बट 36 तो मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। मीन्स मैं 1 मिनट में अगर आपके सामने 36 या उससे बाहर सांस ले रहा हूँ, तो यूपनिया का मतलब होता है नॉर्मल। यूपनिया मीन्स नॉर्मल ब्रीथिंग। इफ आई से डिस्पनिया मीन्स डिफिकल्टी, सांस लेने में डिफिकल्टी को बोलते हैं डिस्पनिया। ब्रैडीकार्डिया मीन्स लेस, ब्रैडीकार्डिया मीन्स और ब्रैडीपनिया मीन्स लो ब्रीथिंग। तो दिस डिक्रीज इन ब्रीथिंग रेट। सो इन तीनों में से तो कुछ मैच नहीं कर रहा। टैकी मीन्स मोर, सो आंसर इज टैकीपनिया, राइट। सो आंसर इज सिंपल टैकीपनिया। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज यूपनिया, कोई डिफिकल्टी हो रही है, साथ में पेन हो रहा है, डिस्पनिया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल के आ रही है लेकिन पल्स उसकी रेट रिदम सही चल रही है। ब्रैडीपनिया मीन्स कम, टैकीपनिया मीन्स फास्टर रेस्पिरेटरी रेट इज टैकीपनिया। ओके, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैकिया बाय एपिग्लॉटिस, इसको देखो। रोंकाई एंड व्हीज, दीज आर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर लंग्स, ये आपके लंग्स के साउंड है। सो ये दोनों आंसर में नहीं है। सो बात चल रही है ट्रैकिया की। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे, रोंकाई व्हीज क्रेप्स, इफ आई वांट टू ऐड वन मोर, रोंकाई व्हीज क्रेप्स, दीज आर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर लंग्स, मींस लोअर रेस्पिरेटरी रेट वाली साइन से। इफ आई से स्नोरिंग इज ड्यू टू नोज, स्नोरिंग किसकी वजह से होती है, नाक की वजह से, जो खर्राटे लेता है, दैट इज ड्यू टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ बीच की बात चल रही है, नाक ऊपर हो गई, लंग्स नीचे हो गए, बीच में क्या आता है, ट्रैकिया और एपिग्लॉटिस की वजह से जो साउंड आती है उसको हम बोलते हैं स्ट्राइडर। दैट साउंड इज कॉल्ड एज स्ट्राइडर। ओके, लेट्स सी। ओके, मैं आई फॉरगॉट टू मार्क दिस क्वेश्चन 34, दिस इज योर 35, दिस इज 36। Patient with blood transfusion has a light headache, chills and rash. ट्रांसफ्यूजन के बाद क्या हुआ, सर में दर्द हुआ, light headache, chills and rash. What nurse will be expected to be ordered to this patient? So understand this. This is like patient is having chills हो रहा है, मतलब बुखार आने वाला है। Chills can occur because of cold blood. So इसलिए मैंने आपको बताया था pre-warming is needed. सो मैंने आपको बताया था व्हेन यू सी अ पेशेंट इज डेवलपिंग, जैसे ही पेशेंट को कोई रिएक्शन हो रही है, इट इज मीन इट सम टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है। मोस्ट कॉमन मैंने आपको बताया था फेब्राइल नॉन हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सबसे कॉमन वो होता है, उसको बोलते हैं पेशेंट को फीवर आता है। सो मैंने आपको बताया जैसे ही पेशेंट को रिएक्शन हो रही है, यू शुड स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इमीडिएटली गिव इंजेक्शन ऑफ, 2 इंजेक्शन मैंने आपको बताया था नाम, एक बताया था नाम किस चीज़ का, एक इंजेक्शन बताया था मैंने आपको स्टीरॉइड का, और दूसरा इंजेक्शन मैंने जो आपको बताया था दैट इज योर एंटीहिस्टामाइन। अब वो दोनों ऑप्शन में तो दे नहीं रखे इन्होंने, राइट। अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है तब आप ऐड कर सकते हो एड्रेनालिन, है मैं क्लियर। सो पहले तो अगर नॉर्मल पेशेंट है, जस्ट रैश है, बुखार है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रैश है, ठंड लग रही है, एक डेक्सामेथासोन दे दो स्टीरॉइड, एक एविल का इंजेक्शन लगा दो, दैट इज एंटीहिस्टामाइन। लेकिन अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है तो आपको एड्रेनालिन का इंजेक्शन देना होता है। सो लेट अस सी द ऑप्शन वन बाय वन, इसको सॉल्व करते हैं। नॉरएड्रेनालिन हैज नो रोल, पहला ऑप्शन इज रूल्ड आउट, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा कहीं पे। एट्रोपिन कब दोगे, जब उसको ब्रैडीकार्डिया वर्ड कहीं मेंशन नहीं है। अगर पेशेंट की हार्ट रेट काफ़ी कम आ रही है, उसको आपको बढ़ाना है। देखो
एड्रेनलिन भी हार्ट रेट बढ़ा देता है, अगर आप दोनों दोगे तो उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसको टेकिरिथमिया होगा। देखो बोथ आर इंक्रीजिंग हार्ट रेट, सो बोथ आर नॉट नीडेड। एट्रोपिन एंड डेक्सामेथासोन, एट्रोपिन डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, बट व्हाट इज बेटर इज एड्रेनलिन एंड मीन्स ये हो गया एड्रेनलिन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या होता है? एक स्टीरॉयड। सो आपको एक इन तीनों में से ऑप्शन में से चूज करना है। सो एट्रोपिन का एज सच कोई रोल नहीं है यहाँ पर, बिकॉज एड्रेनलिन इज प्रेफर्ड। सो आंसर इज डी, एड्रेनलिन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट 38 क्वेश्चन। फीमेल विद स्कारलेट बर्न, फीमेल को बर्न हो रखा है, व्हाट इज फ्लूइड ऑफ चॉइस? सो बर्न पेशेंट के अंदर क्या देते हो आप? आरएल देते हो, सिंपल। इन बर्न पेशेंट फ्लूइड ऑफ चॉइस इज रिंगर लैक्टेट। बर्न पेशेंट के अंदर आपको रिंगर लैक्टेट देना है। एनएस इज गिवन इन डायबिटिक पेशेंट। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ पेशेंट इज हैविंग ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन में स्ट्रोक है। अब ये मेंशन नहीं किया उन्होंने कि इट इज हेमोरेजिक स्ट्रोक और इट इज इस्केमिक स्ट्रोक। सो प्यूपिल्स कैसे होंगे? सो जस्ट आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन दिस वर्ड। इफ आई से प्यूपिल्स आर डायलेटेड, प्यूपिल्स डायलेट हो गए, इसका मतलब क्या है? दिस कैन बी सीन इन स्ट्रोक, ये स्ट्रोक में हो सकते हैं। एंड जनरली दे आर टेलिंग यू अबाउट पेशेंट की डेथ हो चुकी है, CNS डेथ। डायलेटेड प्यूपिल मीन्स दे आर टेलिंग यू कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। इफ आई से प्यूपिल्स आर कंस्ट्रिक्टेड, इनको बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड और पिन पॉइंट प्यूपिल। तो पिन पॉइंट प्यूपिल और कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल आपको कुछ पॉइजनिंग में मिलती है। पॉइजनिंग के अलावा अगर स्ट्रोक की बात करूं तो कौन से स्ट्रोक में मिलते हैं? इट इज सीन इन पॉन्टाइन हेमोरेज। अगर पॉन्स के अंदर हेमोरेज हो गया है तब मिल सकता है, और पॉन्टाइन हेमोरेज मींस इट कैन लीड टू हेमोरेजिक स्ट्रोक। फिक्स प्यूपिल आपको बहुत सारे कंडीशन मिल सकते हैं, ये भी स्ट्रोक में मिल सकते हैं, राइट? प्यूपिल्स आर फिक्स्ड, राइट? सो जनरली क्या होता है, जहां पर स्ट्रोक होता है तो हमको क्या मिलता है? इट कैन ऑल्सो बी सीन इन स्ट्रोक। सो अब आप देख सकते हो कि तीनों आंसर हो सकते हैं, राइट? मैंने अनइक्वल के बारे में कुछ नहीं कहा, बिकॉज दिस आई वांट टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि अगर पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, जनरली स्ट्रोक यूनिलैटरल होते हैं, एक टेरिटरी इन्वॉल्व करते हैं, तो आप देखोगे एक तरफ का प्यूपिल फिक्स होगा, एक तरफ का प्यूपिल लाइट से रिएक्ट नहीं करेगा, और हो सकता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो, दूसरा माइट बी नॉर्मल। बहुत रेयर केस में आपको दोनों ऐसा मिलते हैं। तो जनरली मेरा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंड दिस, इट इज अनइक्वल। So in stroke, pupils can be fixed, pupils can be constricted, pupils can be dilated. But mostly what you see, it's one of the good question that came in exam. Mostly आपको क्या मिलेगा? Pupils, they will be unequal. एक फिक्स होगा, एक मूव कर रहा होगा, एक लाइट से रिएक्टिव होगा, एक लाइट से रिएक्टिव नहीं होगा, एक का साइज नॉर्मल होगा, एक हो सकता है अगर पॉइंटाइन हेमोरेज तो कंस्ट्रिक्टेड हो, और अगर हो सकता है एक डायलेटेड हो। सो प्यूपिल्स इन स्ट्रोक आर जनरली ऑफ अनइक्वल साइज। क्लियर? Okay, so see this question. This is also again a logic-based question which I want to tell you. A patient is on aspirin. So पहले आपको पता होना चाहिए एस्पिरिन होता क्या है? एस्पिरिन is painkiller. Aspirin is non-selective COX inhibitor. This is NSAIDs. Non-selective COX inhibitor NSAIDs है। अगर एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी है तो क्या क्या हो सकता है? देखो, पेन किलर है, पेन किलर है ये, पेन किलर। NSAID मीन्स पेन किलर, तो पेन तो कम कर देगा ना, पेन को तो किल कर देगा ये। सो हेडेक तो नहीं होगा, पेन नहीं होगा, क्रैम्प नहीं होगा, आंसर टेनिटस। सो ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, आइडियल इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फार्माकोलॉजी, ये मेरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने सोचा इसको थोड़ा बता देते हैं आपको। देखो, क्रैम्प मीन्स पेन, हेडेक मीन्स पेन, पेन भी पेन। सो एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी में पेन तो ये किल कर रहा है ना, पेन तो नहीं होगा। तो अगेन अ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन दैट केम इन योर एग्जाम, देयर विल बी टेनिटस। क्लियर? कान में घंटी बजती है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिज्म। ओके, इफ आई से नेक्स्ट क्वेश्चन, what is correct about use of automatic emergency defibrillator, right? So this is defibrillator के बारे में क्वेश्चन पूछा है। आजकल जो defibrillator कैसे आते हैं? ऑटोमेटिक आते हैं। तो पहले इसको समझते हैं क्या होता है। देखो, ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर का मतलब क्या होता है कि इसको यूज़ करना आसान होता है। जिसको थोड़ी सी भी ट्रेनिंग है मेडिकल फील्ड की, ही और शी कैन यूज़ दिस, उसको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हमको कब देना है? कार्डियक अरेस्ट में देना है। इसको देने के लिए आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए? इट रिक्वायर मिनिमल ट्रेनिंग। अगर आप एक डॉक्टर हैं आप दे सकते हो, आप एक नर्सिंग ऑफिसर आप दे सकते हो, लेकिन बशर्ते आपने पहले कहीं से वो ट्रेनिंग ली रखी हो, हाउ टू यूज़ ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर, राइट? उसके बाद
बच्चों में दे सकते हैं यस, बड़ों में दे सकते हैं यस, एल्डर में दे सकते हैं यस। सो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बस में सारे ऑप्शन पढ़ते करके। इट इज़ यूज फॉर कार्डियक पेशेंट बाय मेडिकल प्रोफेशनल, नहीं, इट कैन बी यूज बाय मेडिकल प्रोफेशनल मीन्स इट कैन बी यूज बाय एनी पर्सन विथ मिनिमल ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है, मीन्स थोड़ी सी ट्रेनिंग जरूरत है इसकी। सो इट कैन बी यूज लाइक, आप देखते हो लोग 108 में काम करते हैं, इट कैन बी गिवन बाय नर्सिंग ऑफिसर, इट कैन बी गिवन बाय अ बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, अ डॉक्टर, अ स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, राइट। बट आपको इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होती है, राइट। यूज फॉर एल्डरली पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट, यहाँ तक तो दोनों ये सेम थे। बाय अ पर्सन विथ मेडिकल ट्रेनिंग, आई थिंक दिस इज बेटर। नॉट यूज फॉर चाइल्ड, नहीं, हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस इन चाइल्ड ऑल्सो। इट कैन बी यूज फॉर एनी एज ग्रुप बाय एनी पर्सन, नहीं, हर कोई थोड़ी दे देगा यार, पान वाला थोड़ी दे देगा इसको, राइट, पान वाला नहीं दे देगा इसको। सो यू नीड मिनिमल ट्रेनिंग, एक छोटा सा ट्रेनिंग होती है, इसकी ट्रेनिंग के बाद यू कैन गिव दिस। सो आंसर विल बी बी। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज पल्स प्रेशर, इजी क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड एज पल्स प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज, सो इसको देखते हैं, डेंगू वायरस से होता है, यस, एडिस के काटने के बाद वायरस से होता है, चिकनगुनिया वायरस से होता है, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वायरस से होती है, स्क्रब टाइफस अभी बीच में चला था, इसका कॉजेटिव एजेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड ओरेंशिया सुसुगामोशी। ओरेंशिया सुसुगामोशी, सो बेसिकली ओरेंशिया सुसुगामोशी क्या होता है? इट इज अ माइट बॉर्न डिसीज, ये माइट से होता है, इसको हम स्क्रब टाइफस बोलते हैं। और ये है क्या? इट्स अ रिकेट्सियल डिसीज। और रिकेट्सिया डिसीज मीन्स रिकेट्सियल डिसीज, it is a genera rickettsia which comes under bacteria, clear? This is a bacterial disease, a rickettsial, chlamydia, rickettsial हम पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ते हैं। So scrub typhus, remember it's a bacterial disease due to family of rickettsial. This is your 43. तो 50 से थोड़े से चूक गए हम, but doesn't matter, you all did well, my blessings are with you. अब रिलैक्स करो, आराम करो, आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट एंड गुड रिजल्ट फ्रॉम योर साइड, सो जस्ट कीप काम, पढ़ते रहो, लेट मी नो व्हेन योर रिजल्ट कम, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब इस वीडियो को देख के पैनिक नहीं करना है, अगर क्वेश्चन गलत हुए तो लाइफ में और भी कुछ है, बहुत और एग्जाम आएंगे। सो जिनका पेपर अच्छा गया दे जस्ट चिल, जिनका नहीं गया तो जस्ट कीप स्टडिंग अगेन, राइट। किसी को सक्सेस पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, सो नो मैटर हाउ वेल यू स्टार्ट, just finish it with a 6, अच्छे से पढ़ाई करनी है, right? So all the best, see you with some more videos. Thank you so much, bye bye, take care, good night.